जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग फिजिक्स में अनसॉल्व्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो है हम लोग 2022 के सेट को कर रहे हैं। 2022 के सेट फर्स्ट को हम लोग कर चुके हैं, जीए सेट को कर चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग जो है अनसॉल्व 2022 के सेट 2 यानी जीबी सेट को करेंगे। 346 कोड है और बाकी हम लोग जीबी सेट को करेंगे। ठीक है, कोई भी अनसॉल्व तैयारी कर रहे हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। राजीव हो, अग्रवाल हो, अरियंत हो, कोई भी हो, आप लोग केवल जीबी सेट को देखिए, उस सेट का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, सारे अनसॉल्व सेट आपको मिल जाएंगे हमारे इस चैनल पे, तो आप लोग जो है अच्छे से इसमें प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप लोग देखिए अनसॉल्व के सारे वीडियोस आपके रिकॉर्डिंग्स पड़े होंगे, वहाँ से अच्छे से आप लोग देख सकते हो और अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अनसॉल्व की तैयारी जरूर कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास पहला है। एक चीज़ आपको ये बता देंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो है 2022 के सेट को पढ़ेंगे, तो 2022 अब जो कुछ क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी ने हटा भी दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो बता देंगे, चलो बता देंगे। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास है, अर्धचालक में संयुक्त बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। तो देखो, अर्धचालक में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल क्या होता है? अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर हमारे पास 2 सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है, हाइड्रोजन परमाणु की दो उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर क्या होता है? कोणीय संवेग का अंतर होता है एच बटे 2 पाई का पूर्ण गुणज। बोहर की परिकल्पना याद है ना आप लोगों को? बोहर की परिकल्पना में उन्होंने कहा था कि जो रेखीय यानी कोणीय संवेग होता है वो एच बटे 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। बस तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पहले के गा में है, 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है लेमडा बराबर तो 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास देखो 0.173। ठीक है, फार्मूला क्या लगा दोगे? लेमडा बराबर एच बटे √2m⁴ ठीक, या हम लोग ये लगा सकते हैं 12.27 बटे √v। लेमडा बराबर 12.27 बटे √v। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हमारे पास, 0.173। ठीक, और क्वेश्चन नंबर घ में है, चुंबकीय विकिरण में रेडियो आवृत्ति पराश है, तो रेडियो आवृत्ति पराश जो है 3 × 10⁻16 से 3 × 10⁻10, यही हमारे पास, मतलब ऑप्शन नंबर पहला जो है इसी को ही करेक्ट करना हम लोग। और इंडिया नंबर में है 200 ओम ठीक है प्रतिरोध और 1 हेनरी प्रेरक श्रेणी संयोजन में V बराबर 10√2 साइन ओमेगा टी लगाई गई है V और I के बीच कलांतर। तो V और I के बीच कलांतर, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे आगे। अभी केवल आंसर बता रहे कि दूसरा ऑप्शन सही है आपके पास 45। अभी इसको सॉल्व भी करेंगे हम लोग। इसको जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है, ये ध्यान रखना। हाँ, तो अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला, मतलब दूसरे का, तो उत्तर क्या लिखोगे? उत्तर 2 और का। क्या लिखोगे? उत्तर 2 और का। हेडिंग डाल डाल के करोगे आप लोग, तो लिखोगे उत्तर 2 और का। 2 के का में इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है स्थिर वैद्युतिकी गॉस का नियम लिखिए। तो हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? हेडिंग डालेंगे गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या है? गॉस का नियम है, जैसे मान लो कोई भी बंद पृष्ठ हो, पृष्ठ चाहे जिस आकार आकृति की हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो, तो मान लो कि ये कोई एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कहीं पर भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पर भी आवेश हो, कोई जरूरी नहीं है कि आवेश बीच में हो, बंद पृष्ठ के अंदर होनी चाहिए आवेश, बस ये है। तो बंद पृष्ठ के अंदर अगर आवेश हो तो आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है। आवेश से क्या निकलती है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो आवेश से जितनी भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, टोटल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं।
तो इसमें जो बंद पृष्ठ के अंदर वैद्युत फ्लक्स, उसे फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स का मान जो है, वैद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे लिखते हैं? वैद्युत फ्लक्स को लिखते हैं फाई से। तो फाई ई बराबर ये होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो गॉस का नियम है किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स यानी वैद्युत रेखाओं की संख्या की कुल संख्या, या ऐसे कह सकते हो किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या को दोबारा समझना, फिर समझना। कोई बंद पृष्ठ हो, उसके अंदर से जितनी भी रेखाएं गुजरेंगी उसे फ्लक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स जो है वो आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट होता है, गुना होता है, उसे गॉस का नियम कहते हैं। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली टोटल रेखाओं की संख्या की माप को फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स जो है वो आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, उसे गॉस का नियम कहते हैं। तो छोटे परिभाषा में लिखोगे, गॉस के नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ में आवेश, बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो दूसरे का खा। दूसरे का खा तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 2 और खा। 2 के खा में क्या है? 2 के खा में हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टॉर्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचिए। विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ ओमी परिपथ और अनओमी परिपथ के लिए होता है, जो कि पीछे के सेट में आप लोग पढ़ भी चुके हो। तो आपको बता दें कि जैसे V और I के लिए ग्राफ खींचेंगे। ठीक, किसके लिए ग्राफ खींचेंगे? V और I के लिए। तो ये हो गया V के लिए, ये V, और ये हमारे पास I। ठीक, ये हमारे पास क्या है? I। तो V और I के लिए ग्राफ खींचेंगे। और किस किस के लिए खींचेंगे? V और I के लिए खींचेंगे ना। तो ये V है और ये I है। तो समझते जाना, एक क्या है हमारे पास? एक है चालक और एक है टॉर्च के लिए बल्ब। तो टॉर्च के लिए जो बल्ब है ये अनओमी परिपथ है। अनओमी परिपथ को हम लोग, यही तो है टॉर्च के लिए बल्ब है, तो अनओमी परिपथ है। तो इस परिपथ को दो तरीके से बना सकते हैं। इस परिपथ को ये बना रहे हैं हम किसके लिए? बल्ब के लिए, वही टॉर्च के लिए बल्ब। इसे यूं भी बना सकते हो और इसे यूं भी बना सकते हो, दोनों सही है। लेकिन इसे केवल यूं बनाओगे, ये चालक के लिए है। ये किसके लिए है? ये चालक के लिए है। और ये दोनों किसके लिए? ये बल्ब के लिए है। ठीक है, तो एक ग्राफ के बारे में इन्होंने कहा है। इस ग्राफ का मतलब क्या है? विभवांतर बढ़ाओगे धारा बढ़ेगी। ठीक, दोनों के समान में वृद्धि कर सकते हो। दूसरे गा में है, विभवांतर V से त्वरित एक आवेश कण के लिए दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए। तो उत्तर 2 और गा क्या लिखोगे? उत्तर 2 और गा। 2 के गा में इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है कि विभवांतर V से त्वरित यानी दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र इसके लिए लिखोगे। तो लिखोगे लेमडा बराबर दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र, तो लेमडा बराबर H बटे अंडर रूट 2m/q और V। तो जहां लेमडा क्या है? तरंग दैर्घ्य, H क्या है? प्लांक नियतांक, और m क्या है? द्रव्यमान q आवेश, और यहाँ पर ये विभवांतर। ठीक, क्वेश्चन नंबर इन्होंने घा नंबर में देखो, दूसरे के घा, तो लिखेंगे उत्तर 2 और घा। दूसरे के घा में इन्होंने हमसे ये कहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क पर रखे हैं। इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब समझना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो F1 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 10 सेंटीमीटर।
और F2 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और इसके बाद हमारे पास 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो U बराबर 25 सेंटीमीटर। अब संयोजन की फोकस दूरी, मतलब संयोजन का मतलब जानते हो, संयोजन का मतलब है दोनों को जोड़ना, दोनों फोकस दूरी को जोड़ देंगे, उसे कहेंगे संयोजन की फोकस दूरी। ठीक, तो यहां पर समझना सबसे पहली बात तो है, अब एक उत्तल लेंस के लिए है, एक अवतल लेंस के लिए है। उत्तल लेंस वाला ये है, अवतल लेंस वाला ये है, तो इसे हम लोग माइनस कर लेंगे। और इसके बाद जो 25 वस्तु उत्तल हो चाहे अवतल हो, वस्तु की दूरी हमेशा हम लोग माइनस में लेते हैं। अब संयोजन के लिए निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे, संयोजन के लिए। तो संयोजन के लिए हम लोग निकालेंगे संयोजन की फोकस दूरी। हाँ, तो हम लोग कहेंगे संयुक्त फोकस दूरी 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। ये क्या हुआ हमारे पास फार्मूला। देखो इसके अकॉर्डिंग मान को रखेंगे, तो 1/F बराबर 1/10 माइनस 1/50 प्लस माइनस माइनस। तो 1/F बराबर एलसीएम क्या हुआ 50, 10 पन्ना 50 और 50 एकम 50, 4/50। तो F बराबर हम लोग क्या कहेंगे कि 50/4 सेंटीमीटर, ये 1/F बराबर 4/50। ठीक, अब हम लोग V ज्ञात करने वाले हैं, तो इसके लिए फार्मूला क्या लगा देंगे, समझना। 1/F बराबर लेंस है ना, हाँ, तो 1/V माइनस 1/U, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो 1/F की जगह 4/50 है, तो लिखेंगे 4/50 1/V माइनस 1/-25, माइनस माइनस प्लस पक्षांतर कर दो, तो ये लिखेंगे हम लोग 1/V बराबर 4/50 माइनस 1/25। एलसीएम 50 हुआ हमारे पास, तो 1/V बराबर एलसीएम हुआ 50, 4 एकम 4, 25 दूनी 50। ठीक, तो ये हुआ 2/50 1/25, अर्थात हम लोग कहेंगे कि V बराबर 25 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब जो है वो हमारे पास क्या है 25 सेंटीमीटर है, दूसरी ओर वास्तविक बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, देखो आपको एक चीज़ बता दें, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, थ्योरी वगैरह सारे स्क्रीन पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, जिससे आप लोगों को पीडीएफ की भी जरूरत नहीं है, स्क्रीन पर देख के उसके आंसर को लिख सकते हो आप लोग। तो दूसरे का चा, तो लिखेंगे उत्तर 2 और चा। दूसरे के चा में हमसे पूछा है कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं, तो हेडिंग क्या डालोगे, हेडिंग डालोगे कला संबद्ध स्रोत। ठीक, कला संबद्ध स्रोत। केवल कला को तो फेज कहते हैं, केवल कला को हम लोग क्या कहते हैं, फेज कहते हैं अंग्रेजी में। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि कला संबद्ध स्रोत क्या है। ठीक है, तो आपको बता दें कला संबद्ध स्रोत क्या है, कि जैसे मान लो कि यदि किसी प्रकार प्रकाश के एक ही मूल स्रोत जो है, कोई भी है, किसी प्रकार मूल स्रोत दो स्रोत बना लिए जाए, तो स्रोत की कला में परिवर्तन होने के साथ, ठीक है, एक दूसरे की कला में भी वैसे ही परिवर्तन होता रहेगा, तो दोनों के बीच कलांतर नियत रहेगा, ऐसे स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। मतलब समझना, जैसे मान लो कि हमारे पास ये, मान लो कि ये V के लिए ग्राफ है और ये I के लिए है। ठीक, और इनके बीच कुछ ना कुछ कलांतर है, इनके बीच, तो इनके बीच ये जो कलांतर है, तो मान लो कि कलांतर को हमने माना फाई, फिर
उसी ग्राफ को नीचे के लिए अगर दिखाएंगे तो ये भी ग्राफ किसके लिए है, v के लिए। ठीक है, तो फिर इन दोनों के बीच अगर कलांतर फाई है तो इन दोनों के बीच भी कलांतर क्या है, फाई ही रहेगा। कलांतर नियत होना चाहिए। अगर कलांतर नियत हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, उसे कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत मतलब कला का मतलब कला, ठीक है, और संबद्ध का मतलब होता है जोड़ना, दो स्रोतों को जोड़ना। मतलब आप लोग इसके लिए, इन दोनों के लिए अगर आप लोग प्रत्यावर्ती धारा स्रोत दिखाओगे तो यूं दिखाओगे, और इसके लिए दिखाओगे तो यूं दिखाओगे। ठीक, दोनों के बीच कलांतर जो है वो नियत रहनी चाहिए। तो इन दोनों के योग को, इन दोनों के योग को वैसे तो विनाशी व्यतिकरण कहेंगे, तो इन दोनों को योग को कला संबद्ध स्रोत का हो गया। आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास दूसरे के चातकी है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं तीसरे के का को। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर 3 और का, तो लिखेंगे उत्तर 3 और का। 3 के का में हमारे पास देखो हमें न्यूमेरिकल्स दे दिया गया है। ठीक, न्यूमेरिकल्स है कि एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्याएं तो R1 और R2। R1 बराबर 15 सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना है कि द्विउत्तल लेंस में एक आर को प्लस लेना है, एक आर को माइनस में लोगे, तो 30 सेंटीमीटर है। 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में, तो द्रव का अपवर्तनांक मतलब NW 1.5 डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए मतलब FW ज्ञात करेंगे। W का मतलब वाटर द्रव। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो हम लोग कहेंगे NG बराबर 1.5, ये 65 है। तो द्रव में लेंस की प्रकृति क्या होगी, द्रव में लेंस की प्रकृति क्या होगी, लेंस की प्रकृति का मतलब है प्रकृति वास्तविक होगी, आभासी होगी, मतलब कुल मिलाकर प्लस में है कि माइनस में है ये बताना है हमें। ठीक, तो देखो, तो सबसे पहली बात तो है हम लोग ये मान हमारे पास दे दिए गए हैं, यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या यूज करेंगे तो समझना, यहाँ पर फार्मूला यूज करते हम लेंस मेकर सूत्र, जो कि इस प्रकार से फार्मूला यूज करेंगे कि 1/FW बराबर N। अब यहाँ पर NW और तो NG/NW -1 और यहाँ पर 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा द्विउत्तल लेंस में एक आर को माइनस में लोगे आप लोग, दूसरे वाले को। यहाँ पर इसमें मान रखेंगे तो 1/FW बराबर ये हुआ 1.5 1.65 -1 और 1/, ये हुआ 15 प्लस 1/30, तो 1/FW बराबर ये जीरो कर लो, दशमलव उठा के दशमलव कैंसिल कर लो, तो 165 एकम 165। ठीक है, तो 150 से 165 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 15, तो 15/165 इंटू ये हुआ एलसीएम 30, 15 दूनी 30 प्लस 1, तो ये हुआ हमारे पास 5 से कैंसिल करो, 15 से कैंसिल, 15 एकम 15, 15 एकम 15। ठीक, तो 1/FW बराबर 1/11 इंटू 3/30, 3.30, तो FW बराबर 110। ठीक है, क्या जाएगा हमारे पास 110 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में, ये घटाओगे तो संख्या माइनस में बचेगी। तो जो प्रकृति है इन्होंने पूछा था, तो ये अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा क्योंकि माइनस में आंसर है, इसलिए प्लस में होने पर उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे के खा को करेंगे। चलो इतने को अगर आप लोग शॉर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे तीसरे के खा को। ठीक है, तीसरे खा में क्या है, परमाणु के बोहर मॉडल के अभिग्रहित लिखिए।
2 नंबर के तो एग्जाम में पॉइंट में भी आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले तो लिखोगे तीसरा, तीसरे के खा को करोगे। तीसरे के खा में क्या है, बोहर, क्या है, हेडिंग डालोगे आप लोग बोहर मॉडल के अभिग्रहित। तो बोहर मॉडल के अभिग्रहित, बोहर मॉडल के अभिग्रहित, यही इन्होंने कहा है, तो यही हम लोग हेडिंग डाल लेंगे। ठीक, तो बोहर मॉडल के अभिग्रहित, बोहर, देखो बोहर जी ने अपना कोई मॉडल प्रस्तुत नहीं किया था। जो रदरफोर्ड जी के परमाणु मॉडल है उसकी जो कमियां थी उस कमियों को दूर किया इन्होंने, बस उस कमियों को दूर किया और इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत कर दिया। उसी मॉडल पर इन्होंने प्रयोग किया, अपना मॉडल प्रस्तुत कर दिया। तो बोहर की परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, रदरफोर्ड जी ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बोहर जी ने अपने परमाणु मॉडल में यह कहा, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित ऊर्जा होती है। ये बोहर जी कह रहे, बोहर जी का कथन है, वही बता रहे आपको। बोहर जी का कहना है, बोहर जी के परमाणु मॉडल में बोहर जी ने कहा इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है जब भी चक्कर लगाते हैं तो उस समय ऊर्जा को उत्सर्जन नहीं करते हैं, उस समय ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होती है। और जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो ये जो कक्षाओं की कोणीय संवेग है ये h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ये बोहर जी ने अपने परमाणु मॉडल में व्याख्या की थी। और रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल की कमियां थी उनको इन्होंने दूर किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा, तो लिखोगे आप लोग उत्तर 3 और गा। क्या लिखोगे, उत्तर 3 और गा। 3 के गा में क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, इनके संचरण आरेख खींचिए। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए, ये भी कहा इन्होंने। तो सबसे पहली बात तो है, इन्होंने क्या कहा, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। तो हेडिंग डालोगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, सबसे पहले ग्राफ को समझो, इसके जो आरेख है आरेख को समझो। आरेख में ये 3D आरेख है, यहां विद्युत क्षेत्र है, ये प्रकाश संचरण की दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये क्या है, ये है प्रकाश संचरण की दिशा। विद्युत क्षेत्र यूं है, विद्युत क्षेत्र यूं है और चुंबकीय क्षेत्र की गति यूं है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की गति यूं है। थोड़ा कम कर देते हैं, बाकी आप लोग बना लेना, थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, अब समझना, आगे आप लोग बढ़ाना, इसको ऐसे घुमाना, इसको ऐसे ले जाना। अब इससे जो, और ये क्या है, प्रकाश संचरण की दिशा सी, इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है वो यूं निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी। ठीक है, ऐसे निकलती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और इससे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी वो यूं निकलेंगी। ठीक, ऐसे निकलेंगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ऐसे। अब आप लोग देखोगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी माध्यम में वह हलचल है, वह विक्षोभ है जिसमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और प्रकाश संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र प्रकाश संचरण की दिशा में अभिलंबवत गति करते हैं, यूं अभिलंबवत गति करते हैं।
उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक, और ये बना लिया ग्राफ हम लोगों ने। आरेख इन्होंने कहा है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लिए फार्मूला क्या दिखाओगे आप लोग? सी बराबर ई बटे बी या ई नॉट बटे बी नॉट, ये दिखाओगे आप लोग। तो ये हो गया आपके पास इसके लिए अवयव। ठीक है, जहां सी प्रकाश की चाल है, ई विद्युत क्षेत्र है और बी चुंबकीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर देखो, हम लोग करेंगे तीसरे के घा को। ठीक, तीसरे के घा को करेंगे तो लिखेंगे उत्तर 3 और घा। उत्तर 3 और घा। तीसरे के घा में क्या है हमारे पास? ये है कि 2He4 नाभिक में मुक्त प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विखंडित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में द्रव्यमान क्रमशः इन्होंने दिया गया है। हाइड्रोजन परमाणु एक न्यूट्रॉन और 2He4 परमाणु द्रव्यमान मात्रक ये और ये है। कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? कितनी ऊर्जा? ऊर्जा को लिखते हैं हम लोग डेल्टा ई से। ऊर्जा को हम लोग किससे लिखेंगे? डेल्टा ई। डेल्टा ई का मतलब क्या हो गया? ऊर्जा। ठीक, अब यहां पर समझना आप लोग कि हमारे पास जो मान दिया गया है, तो मान को हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले देखो हमारे पास ये दिया गया है 4.00 दिया गया है ना, तो एक काम करते हैं, इसे यम1 मानते हैं। यम1 बराबर हमारे पास ये दिया गया है 4.0026 4.00002603 और एक द्रव्यमान जो दिया गया है उसे हम यम2 से लिख रहे हैं, जो कि हमारे पास ये दिया गया है 4.03 एक ही दिया गया है। अब बाकी 1 जो हमारे पास ये मान है, तो इसे लिखेंगे हम लोग यमपी से। तो यमपी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? यमपी बराबर हमारे पास 1.00007825 एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। ठीक है, और एक हमारे पास ये दिया गया है यमन का मान। तो यमन का मान है 1.00008665। ठीक, ये मान दिया गया। अब हमारे पास सबसे पहली बात तो है, हम लोग एक यम दिया गया है और एक यम निकालेंगे। तो द्रव्यमान क्षति का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान क्षति, जिसको डेल्टा यम से भी लिखते हैं और हम यम2 से लिख रहे हैं, जो कि फार्मूला होता है जेड यम पी प्लस ए माइनस जेड यम एन, और बाहर अगर हमारे पास टोटल द्रव्यमान दे दिया जाए तो माइनस यम एन भी लिखते हैं। इसमें नहीं दिया गया है, नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पर बात यह आती है कि जेड क्या है, तो हमारे पास क्या दिया गया है? 2He4। तो क्या दिया गया हमारे पास? 2He4 ये दिया गया ना। तो यहाँ पर जेड बराबर क्या है? 2 है और ए बराबर क्या है? 4 है। जेड परमाणु क्रमांक है, ए द्रव्यमान संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यम2 बराबर जेड के जगह लिखेंगे 2 इंटू यमपी के जगह लिखेंगे 1.007825 प्लस ए माइनस जेड, तो 4 से 2 घटा लोगे 2 इंटू यमन का मान है 1.008665। इनके साथ इनका गुणा करो, इनके साथ इनका गुणा करो, फिर दोनों को जोड़ दो। ठीक, दोनों को जोड़ दो और जोड़ने पर आपके पास आ जाएगा आंसर। पहले इनके साथ गुणा करोगे, इनके साथ गुणा करोगे, फिर दोनों को जोड़ दोगे, जो कि आपके पास आ जाएगा 4.03 4.03 298 एटॉमिक मास ऑफ यूनिट।
अब हम लोग डेल्टा यम निकालेंगे। डेल्टा यम तो इसे कह नहीं रहे हम लोग, इसे m2 से लिखा हमने। तो डेल्टा यम बराबर हम लोग कहेंगे कि m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2, ठीक, दोनों कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग डेल्टा यम बराबर अधिक कौन है देखो जरा, ये और ये। चलो तो लिखेंगे हम लोग 4.0329 माइनस 4.002603। तो डेल्टा यम बराबर जब इन दोनों को घटा लेंगे हम लोग तो 0.00, ठीक है, 0.0 फिर आ जाएगा 377 ये जाएगा हमारे पास। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ई निकालेंगे, डेल्टा ई, जिसे हम लोग कहेंगे डेल्टा ई बराबर फार्मूला होता है डेल्टा ई बराबर डेल्टा यम इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फार्मूला होता है। तो डेल्टा ई बराबर डेल्टा यम का मान है 0.3030377 इंटू 931। तो डेल्टा ई बराबर इनके साथ गुणा कर लोगे, जब गुणा कर लोगे तो फाइनल आंसर आपके पास 28.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे तीसरे के घा को कर चुके हम लोग, ठीक। अब जो है तीसरे के सभी पार्ट्स को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चौथे के पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चौथे का तो चौथे का है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में निगमित कीजिए। तो लिखेंगे उत्तर 4 और का, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, हेडिंग प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, इसे निगमित करेंगे। इन्होंने कहा निगमित कीजिए, लिखिए नहीं, निगमित कीजिए, मतलब इसको निगमित करके इन्हें दीजिए, ऐसा नहीं कि इसको लिख दो, ठीक है। तो निगमित करके इन्हें देंगे हम लोग। तो समझना, सबसे पहले इसके लिए हम लोग सबसे पहले आपको एक प्रिज्म बना के बताते हैं। जैसे इसके लिए हम लोग एक प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म में हम लोग नाम दे देंगे ए, बी और ये सी। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो उसका वर्ण विक्षेपण होता है। तो जब इस प्रकार से किरण आती है तो किरण को मुड़ने के लिए क्या चाहिए, अभिलंब। तो ये डाला हमने अभिलंब। अब ये सघन माध्यम में जा रही है किरण विरल माध्यम से, तो अभिलंब की ओर झुकेगी तो यूं झुकेगी। फिर ये सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो फिर से चाहिए इन्हें अभिलंब, तो ये डाल दिया अभिलंब। अब ये अभिलंब से दूर हटेगी किरण, ये जो किरण है अभिलंब से दूर हटेगी। तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि इन दोनों को मिलान बिंदु को ओ नाम दे रहे हैं। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर नाम दे रहे हम n1, यहाँ पर नाम दे रहे हम ए दे चुके हैं। विचलन कोण के लिए इसको यहाँ ले जाओ, ठीक, और इसे ऐसे ले जा रहे हैं। मान लो कि ये अगर हम लोग अभिलंब ना डालें तो किरण सीधी निकल जाती। तो यहाँ का जो कोण है ये डेल्टा है, विचलन कोण है। यहाँ का नाम दे रहे यम और यहाँ का नाम दे रहे हम I2 और ये हमारे पास तो फिर I1, हाँ। और ये जो कोण है ये हमारे पास इन दोनों के बीच अपवर्तन कोण R और अपवर्तन कोण R2, यहाँ नाम देंगे R2, ठीक। और ये हुआ हमारे पास N1, तो फिर ये हुआ हमारे पास N2 और ये हुआ हमारे पास यश और ये हुआ हमारे पास I, ठीक। अब समझना, नामकरण आप लोग अपने हिसाब से भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
सबसे पहले हम लोग यन के लिए सूत्र को, ठीक, यन के लिए सूत्र को स्थापित करेंगे। तो सबसे पहली बात तो है, हम लोग इसमें प्रूफ करते समय सबसे पहले हम लोग त्रिभुज एम पी, इसमें हम लोगों ने यहाँ पर कोण लेते हैं पी। तो त्रिभुज यम, यम ले लो, पी ले लो, ठीक है, और यहाँ का कोण ले लो क्यू, तो यम पी क्यू। तो हम लोग कहेंगे त्रिभुज यम पी क्यू में, यम पी क्यू को बना के दिखाते हैं आपको समझना। ये यम है, यूं यम, ये पी है यहाँ पर पी, और यूं जाने के बाद एक यहाँ से यूं, और ये हुआ क्यू, एम पी क्यू। एम पी क्यू में हम लोग एम पी क्यू में, और यहाँ का कोण हमारे पास डेल्टा दिया गया है। एम पी क्यू का नियम क्या होता है, अगर मतलब एम पी क्यू मतलब बहिष्कोण, एम पी क्यू में यानी बहिष्कोण लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, बहिष्कोण। बहिष्कोण प्रमेय उसे कहते हैं, अंदर के जितने भी कोण हैं सभी कोणों को योग कर देते हैं, बाहर कोणों के योग, बाहर के कोणों के बराबर कर देते हैं। अंदर कोणों को जोड़ देंगे, बाहर के कोण के बराबर कर देंगे, उसे बहिष्कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे डेल्टा बराबर, डेल्टा बाहर कोण है, यहाँ पर डेल्टा है, तो ये बाहर कोण है, अंदर के कोण को हम लोग जोड़ लेंगे, अंदर के कोण को जोड़ लेंगे। तो अंदर के कोण को जब जोड़ लेंगे तो यहाँ का जो कोण है, समझना, यहाँ का कोण जो है ये I1 है, और यहाँ का कोण है हमारे पास R1 है। तो हम लोग कहेंगे कि I1 माइनस R1, क्योंकि R1 बाहर साइड है, और प्लस I2 माइनस R2, ये बराबर हुआ। तो हम लोग कहेंगे डेल्टा बराबर, इन दोनों को एक जगह कर लो, इन दोनों को एक जगह कर लो चाहो तो, लिखेंगे हम लोग I1 प्लस I2 माइनस कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो R1 प्लस R2। ये तो हम लोगों ने डेल्टा का मान निकाला है, ठीक। अब अल्पतम विचलन के लिए हम लोग कहेंगे अल्पतम विचलन, तो डेल्टा बराबर हम लोग क्या लेंगे, डेल्टा यम। डेल्टा यम क्या है, अल्पतम विचलन। और इस कंडीशन में हमारे पास जो I1 है वो I2 जो है वो I के बराबर होता है, और जो R1 है वो R2 जो है वो R के बराबर होता है अल्पतम विचलन के लिए। जब कोण अति सूक्ष्म हो तो हम लोग थीटा की जगह साइन थीटा, थीटा की जगह कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह थीटा ले सकते हैं। उसी प्रकार I1 I2 ये हम लोग किसके बराबर लेंगे, I के बराबर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि डेल्टा यम बराबर ये हुआ, डेल्टा यम बराबर ये I1 और ये I1, तो ये I और ये I, तो ये हुआ 2I, ये R और ये R, ये हुआ हमारे पास 2R। त्रिभुज हम लोग त्रिभुज पी क्यू ओ में पी लेंगे, क्यू लेंगे, ओ लेंगे, मतलब पी क्यू और ये ओ लिया हमने इसमें, त्रिभुज पी क्यू ओ में। अब पी क्यू ओ में यहाँ पर समझना, पी क्यू पी क्यू और यहाँ पर ओ। और त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो है वो क्या होता है, 180 अंश होता है। तो हम लोग कहेंगे कोण पी क्यू ओ, कोण पी क्यू ओ प्लस कोण क्यू ओ पी प्लस कोण ओ पी क्यू बराबर 180। ये जो 180 है इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 90, क्योंकि 90 दूनी 180, और 90 का मतलब क्या होता है, समकोण। तो इसे कह सकते हैं हम लोग 2 इंटू समकोण। देखो यहाँ पर ये कोण R1 है, ये कोण R2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, पी क्यू ओ लिया, तो ये हुआ R2, फिर क्यू ओ पी ले लिया, तो ये हो गया क्यू ओ पी, और ये हुआ हमारे पास R1 बराबर हम लोग कहेंगे 2 इंटू समकोण, यानी 2 इंटू 90। क्या हुआ हमारे पास, 2 इंटू 90। R1 और ये R2 किसके बराबर है, ये दोनों के दोनों R के बराबर है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2R प्लस क्यू ओ पी बराबर 2 इंटू 90।
क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू 90। अब हमारे पास इसे उधर पक्षांतर कर दो, ठीक, इसे उधर पक्षांतर कर दो, तो ये हो गया हमारे पास, चलो इसको 180 ही लिख रहे हैं, बाद में देखेंगे इसको 180। अब इसे उधर पक्षांतर करेंगे तो 2r बराबर 180 माइनस कोण QOP। QOP यहाँ का कोण है, यहाँ का कोण, ठीक है, तो समझना अब। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर QOP, ये कोण, इस कोण, देखो ये दोनों मिलकर ये किसके बराबर बना, ये कोण A के बराबर बना, ठीक है। किसके बराबर बना, ये कोण A के बराबर बना, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में ही दिया था कि कोण अलबत्ता विचलन और प्रिज्म कोण, तो जो कोण A है ये प्रिज्म का कोण है, तो इन दोनों की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कोण A। तो 2r बराबर हम लोग कहेंगे कोण A, अर्थात हम लोग कहेंगे r बराबर A/2। अब हमारे पास r है, i का मान हम लोग अगर चाहे तो i का मान भी निकाल सकते हैं और स्नेल का नियम लगा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। फार्मूला लगा देंगे, क्या समझना कि r बराबर A/2 समीकरण, इस पर इसमें मान रख दो, इसको मान लो समीकरण 1, तो हम लोग कहेंगे r का मान समीकरण 1 में रखने पर, r का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, 1 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा यम बराबर 2i माइनस 2 इंटू A/2, ठीक, 2i माइनस A/2। तो इससे ये कैंसिल हो गया, A को इधर पक्षांतर करके लाओ, ठीक है, A को इधर पक्षांतर करेंगे, थोड़ा सा इसको रेस करते हैं, हाँ इसको रेस कर देते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। अब समझना कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डेल्टा यम बराबर 2i माइनस ए को इधर ले आओ, तो 2i बराबर डेल्टा यम प्लस ए, तो i बराबर हम लोग कहेंगे कि डेल्टा यम प्लस ए पूरे का बटे 2। i भी है, r भी है, अब हम लोग स्नेल का नियम लगा देंगे, ठीक। क्या लगा देंगे हम लोग, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है n बराबर साइन i बटे साइन r, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग n बराबर साइन, i का मान क्या है, i का मान है डेल्टा यम प्लस ए बटे 2 बटे साइन, r का मान क्या है, r का मान है A/2। तो बस यही हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, n बराबर साइन डेल्टा यम प्लस ए बटे 2 बटे साइन A/2। और यही फार्मूले के लिए इन्होंने कहा था कि निगमित कीजिए, तो इसी फार्मूले को हम लोगों ने निगमित कर लिया। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 4 के खा को करेंगे। 4 के खा में न्यूमेरिकल्स है, एक 50 वाट और 100 वोल्ट लैम्प को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की विद्युत मेन से जोड़ा गया है। लैम्प को जलाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में जुड़े आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो उत्तर लिखोगे 4 और खा। क्या लिखोगे उत्तर 4 और खा, तो उत्तर कुछ लॉन्ग हो गया, हाँ निगमन, 4 और खा। चलो आगे के सेट में अगर पूछ दिया जाए तो उसको हम सिंपलीफाई शॉर्ट में बता देंगे आपको। देखो 4 के खा में जो मान है पहले वही लिखेंगे हम लोग, ठीक, जो मान है पहले उसे लिखेंगे हम लोग। तो मान हमारे पास क्या क्या दिया गया है, मान दिया गया है 50 वाट और 100 वोल्ट लैम्प को 200 और 50 हर्ट्ज विद्युत मेन से जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हमारे पास 50 वाट, तो P बराबर हम लोग कहेंगे 50 वाट और V बराबर हमारे पास क्या है 100 वोल्ट, ठीक, 100 वोल्ट।
और इसके बाद फिर से 200 वोल्ट, चलो बाद में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग फार्मूला क्या लगा दोगे, संधारित्र की धारिता C हम लोग ज्ञात करेंगे। संधारित्र की धारिता मतलब C जो है इसे हम लोग ज्ञात करेंगे धारिता को। तो यहाँ पर सबसे पहले ना हम प्रतिरोध को ज्ञात कर लेते हैं हमें। तो हम लोग कहेंगे P बराबर फार्मूला होता है V इंटू आई। तो इस फार्मूले से P की जगह रखोगे 50, V की जगह 100 और I इसको बटे में ले आओ। तो I बराबर 50/100, ये कैंसिल 2 तो 1/2, तो I बराबर 0.2 एम्पियर। अभी तो हम लोगों ने I ज्ञात किया है। अब इन्होंने क्वेश्चन में आगे देखो, क्वेश्चन में क्या कहा था जानते हो, इन्होंने कहा 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज विद्युत मेन से। 50 हर्ट्ज, हर्ट्ज का मतलब हो गया आवृत्ति। आवृत्ति को लिखते हम लोग यफ से, यफ बराबर 50 हर्ट्ज। फिर इसको किससे जोड़ा उन्होंने, तो यहाँ पर सबसे पहले एक काम करते हैं, हमें प्रतिरोध भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रतिरोध, तो हम लोग कहेंगे बल्ब का प्रतिरोध भी चाहिए हमें। तो बल्ब का प्रतिरोध R को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो वैसे तो P बराबर फार्मूला होता है V²R, ठीक बटे R। तो हम लोग R बराबर ज्ञात कर रहे हैं, R बराबर V²/P, यानी P बराबर V²/R, वही फार्मूला, उसी फार्मूले से। तो यहाँ पर हम लोग V की जगह लिखेंगे 100 इंटू 100/P की जगह हम लोग लिखेंगे 50। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, तो R बराबर हम लोग कहेंगे कि 200 ओम। अभी हम लोगों ने सिंपल तरीके से R और I को ज्ञात कर लिया, VIR सब है। अब यह काम करते हैं हम लोग, जो हमारे पास इन्होंने कहा है कि जो 2000 वोल्ट की सप्लाई से जलता है तो इससे धारिता ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कहेंगे 200 वोल्ट सप्लाई से, तो 200 वोल्ट सप्लाई से जलने पर इसकी जो प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा Z बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे, हम लोग लगा देंगे R² प्लस XC का स्क्वायर। समझना, Z क्या है, प्रतिबाधा है। Z के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, V/I बराबर अंडर रूट में R की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 200 का स्क्वायर प्लस XC जब ज्ञात करेंगे तभी तो हम लोग C को ज्ञात कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर हम लोग V का मान रखेंगे। V का मान क्या है हमारे पास, 200 है इस समय। तो 200 बटे I का मान क्या है हमारे पास, 0.5, 0.5 बराबर अंडर रूट में 200 का वर्ग, ये हो गया 40,000 प्लस XC का स्क्वायर। दशमलव हटा के 0 बढ़ाओ, 400, और इसको हटाएंगे रूट चढ़ा, दोनों बच्चों में वर्ग कर लो। तो दोनों बच्चों जब वर्ग करेंगे तो 400 का वर्ग बराबर 40,000 प्लस XC का स्क्वायर, ठीक। तो 400 का वर्ग ये हो गया हमारे पास 16, और ये हो गया माइनस 40,000 और बराबर XC का स्क्वायर, ये घटा दो, 2 2 4 0, तो 4 0 को 4 0 लिखोगे, 16 से 4 ये हुआ 12 बराबर XC का स्क्वायर। इसको हटाओ, रूट चढ़ाओ, तो XC बराबर अंडर रूट 12 और ये 4 0, ठीक। तो इसे लिख सकते हैं XC बराबर हम लोग अंडर रूट में 3 चौको 12 और 4 0, ये जोड़ा और ये 2 का वर्ग, तो XC बराबर 200 अंडर रूट 3। अब XC बराबर फार्मूला क्या होता है, XC बराबर 1/ओमेगा C भी, ओमेगा C क्या नाम, XC बटे 2πfc लिख दो, लगा दो, ठीक। ओमेगा C लगाने की जरूरत नहीं है, 1/ओमेगा C भी है, ओमेगा तो है नहीं हमारे पास। तो XC बराबर फार्मूला है 1/2πfc, तो 1/2πfc लगा देंगे, 1/ओमेगा C भी लगा सकते थे, ठीक है। तो XC की जगह लिखेंगे हम लोग 200 अंडर रूट 3, 1/2, पाई का मान 3.14, F का मान हमारे पास दिया गया 50, और C का मान ज्ञात करेंगे। C को यहाँ ले आओ, बाकी को यहाँ ले आओ, ठीक है। तो यह जाएगा हमारे पास C बराबर 1/2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 200 अंडर रूट 3 का मान 1.732, ठीक। दशमलव हटाओ
दशमलव हटाओ, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, तो 5 जीरो को ऊपर बढ़ा लो, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो से ये कैंसिल कर लो। ठीक, तो अब इनका गुणा करके भाग जब करोगे तो लगभग आपके पास आ जाएगा 9.2 इंटू 10 की घात वगैरह कुछ भी आ जाए, हम 9.2 उसको माइक्रो फैरड में 10⁻⁶ के रूप में आ जाएगा, तो माइक्रो फैरड में बदल लेना उसे। ठीक, अब देखो ये तो हो गया आंसर। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 4 के खा को किया है। 4 के गा में जो है विभव अवयव सिद्धांत परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए। तो इस बार तो ये सिलेबस से भी हटा दिया गया है, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, चौथे के घा को करो। चौथे के घा तो लिखो कि उत्तर 4 और घा। 4 के घा में हमारे पास रेल की 2 पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथक करता है, इन्हें मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। जब इन ट्रेन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। दिया गया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव जो है हमारे पास ये दिया गया है। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा है, तो सबसे पहले है 2 रेल की पटरियां पृथक कर, इन्हें 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया। जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ट्रेन की चाल को लिख रहे हैं न्यू से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, तो न्यू बराबर 180 और इसमें जो है हम लोग 5/18 से गुणा कर देंगे चेंज करने के लिए, ये 10⁻50, तो 50 मीटर प्रति सेकेंड। इसी मीटर प्रति सेकेंड में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है। अब इसके बाद इन्होंने ये भी दिया गया है 0.2 इंटू 10⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं बी से बी 0.2 इंटू 10⁻⁴ वेबर, ठीक, प्रति मीटर स्क्वायर, ये दिया गया हमारे पास। और परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है, तो यल बराबर 1 मीटर की दूरी पर है। और इन्होंने कहा है कि विद्युत वाहक बल जो है हम लोग इसमें ज्ञात करेंगे, तो ई बराबर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक, यहां पर लिखेंगे हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर बी एल न्यू या बी एल बी। ठीक, यहाँ पर ई बराबर बी का मान क्या है 0.2 10⁻⁻⁴, यल का मान क्या है 1 और वी का मान क्या है 50। दशमलव हटा के 1 जीरो बढ़ा लो, 1 जीरो से ये कैंसिल कर लो, तो ई बराबर 5 दूनी 10 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक, अब इसकी घात है 1, गुणा में घातें जुड़ती है तो हम लोग कहेंगे 10⁻⁻3। ठीक है, मिली वोल्ट में दिया गया था ना, हाँ वोल्ट है ये, तो हम लोग कहेंगे कि E बराबर 10⁻⁻3 वोल्ट, या इसे मिली में चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे 10 मिली वोल्ट। ठीक है, ये हुआ हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है चौथे के इंग्या नंबर में। ठीक, तो चौथे के इंग्या नंबर में इन्होंने ये पूछा है, तो लिखोगे उत्तर 4 और इंग्या। 4 के इंग्या नंबर में पूछा है इन्होंने कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या तात्पर्य है, इस प्रभाव की आइंस्टीन द्वारा दी गई व्याख्या लिखिए। तो हेडिंग क्या डालोगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या हेडिंग डालोगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और इसकी प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, देखो हॉलवांस और लेनार्ड का प्रयोग शायद आपको याद हो कि हमने हॉलवांस और लेनार्ड का प्रयोग आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, जब कोई धातु का पृष्ठ हो
उस पर अगर उच्च आवृत्ति की जो प्रकाश की तीव्रता है उसको आपतित कराया जाता है तो उससे जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होते हैं, जिसके कारण जो है धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, और इसके बाद लाइट जलती है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, जिसके लिए आइंस्टीन ने अपना व्याख्या इस प्रकार से दिया है। व्याख्या को तो आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से व्याख्या को लिखोगे। ठीक है, जिसके लिए फार्मूला आपके पास आइंस्टीन का समीकरण होता है ई के बराबर 1/2 एम न्यू स्क्वायर या एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 5 का। तो 5 के का को देखो तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 5 और का। उत्तर 5 और का। 5 के का में इन्होंने कहा है कि प्रत्यवर्ती धारा प्रेरकत्व में LCR में प्रतिबाधा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रतिबाधा का व्यंजक ज्ञात करो LCR परिपथ में। सबसे पहले हम लोग LCR परिपथ को बना लेते हैं। चाहे L को ले लो, चाहे C को ले लो और चाहे R के ले लो। LCR LCR परिपथ में तीनों को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं? तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। LCR परिपथ के बारे में कहा इन्होंने। तो LCR परिपथ में तीनों को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं? तीनों को जो है हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, और इन्हें जो है श्रेणी क्रम में जोड़कर इनमें हम लोग एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ लेते हैं। इन्हें किससे जोड़ते हैं? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को लिखेंगे हम लोग V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक, तीनों परिपथ आप लोग पढ़ चुके हो, L परिपथ, V परिपथ, L परिपथ, R परिपथ, C परिपथ। अब देखो तीनों परिपथ के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझना, इसके लिए अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो अगर फेजर आरेख बनाते हैं, कला आरेख, तो यूं बनाएंगे कला आरेख। और कला आरेख को जब बनाएंगे तो ध्यान रखना कि ये जो ये है, ये हमारे पास VR के लिए है। ठीक है, ये हमारे पास V के लिए है। यहाँ पर जो कलांतर है वो फाई है, हमारे पास कलांतर क्या है? फाई। और यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास VL है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? ये VR है, तो हम लोग कहेंगे VL माइनस BC। ठीक, BL माइनस BC। क्यों BL माइनस BC? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये VL है और ये जो है BC है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? BL माइनस BC। और यहाँ पर हम लोग तो फिर इसे V कहेंगे और इसे VR कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस की प्रमेय, तो कर्ण का वर्ग तो ये V का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब क्या है? VL माइनस VC का वर्ग, तो VL माइनस VC का वर्ग। आधार का वर्ग तो VR का वर्ग। क्या हो जाएगा हमारे पास? VR का वर्ग। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि VR बराबर फार्मूला होता है VR बराबर I इंटू R। ठीक है, और VL बराबर IXL और VC बराबर IXC। यही मान को रखेंगे यहाँ पर, इसी मान को रखेंगे हम लोग। तो समझना V स्क्वायर बराबर यहाँ पर VR के जगह क्या रखेंगे हम लोग? IR का स्क्वायर और प्लस VL के जगह लिखेंगे हम लोग IXL और माइनस IXC का होल स्क्वायर। इसमें जो है I स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो V स्क्वायर बराबर ये बचा हमारे पास R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, तो हम लोग कहेंगे V बराबर, एक काम करते हैं कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद तो फिर I स्क्वायर इसके बटे में लिखेंगे ना, इसको I स्क्वायर को इसके बटे में लिखेंगे।
तो ये जो वी स्क्वायर बटा आई स्क्वायर है ये होता है प्रतिबाधा जेड स्क्वायर के बराबर। ये हो गया आर स्क्वायर प्लस यक्स एल माइनस यक्सी का होल स्क्वायर, इसको हटाओगे रूट चढ़ाओगे तो जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यक्स एल माइनस यक्सी का होल स्क्वायर। और यही हमारे पास, इन्होंने कहा था प्रतिबाधा के लिए व्यंजक, तो यही है हमारे पास प्रतिबाधा के लिए व्यंजक, जहां पर जेड क्या है, ये है परिपथ की प्रतिबाधा। अब आगे क्वेश्चन को देखो, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग अब करेंगे, हम लोग किसको, पांचवें के खा को। पांचवें खा में है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर है। प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी, पांचवें का खा व्यास जो है वो 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर और मीटर में चेंज करो तो 10 की घात -2 मीटर। ठीक, और इसके बाद उसमें से परावैद्युत के रूप में वायु है यदि संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान है, व्यास वाले गोले के समान है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी ये 100 सेंटीमीटर अर्थात 1 मीटर गोले के समान है। तो इस प्लेट के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो डी बराबर क्वेश्चन मार्क। यहां पर सबसे पहले यहां पर देखो क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र प्लेट का व्यास है, उसमें परावैद्युत संधारित्र की धारिता सेंटीमीटर गोले के समान है, तो हम लोग का प्लेट की धारिता, ठीक है, संधारित्र जो संधारित्र की प्लेट की जो धारिता है वो गोले की धारिता के बराबर है। ये फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी बटे एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, और ये होता है आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, फिर से एक बार समझना, हाँ, प्लेट का जो व्यास है, ठीक, प्लेट का जो व्यास है तो वो बराबर है, तो हम लोग कहेंगे यहां पर ये फार्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। हाँ, अब ए का मान रखो, यहाँ पर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट इंटू ए का मान पाई आर स्क्वायर बटे ये हुआ हमारे पास डी, ये डी बीच की दूरी है ये, ठीक है, वही ज्ञात करेंगे हम लोग, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन नॉट पाई पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये इस आर का मान है 3, तो 3 इंटू 10 की घात -2 ये वर्ग कर लिया, ये डी बराबर 4 इंटू आर का मान हमारे पास 1 है, इसे यहाँ पहुँचाओ, इसे यहाँ पहुँचाओ, तो हम लोग कहेंगे डी बराबर 3 का वर्ग 9 और 10 की घात -2 बटे 4, ये कैंसिल करो तो डी बराबर 4 दूनी 8 बचा 1 दशमलव जीरो बढ़ाया 10, 4 दूनी 8 4 पंचे 20 इंटू 10 की घात -2, ठीक, -2, 2 का वर्ग 4 तो -4 मीटर आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी के आगे को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास ये दिया है कि एक वृत्ताकार कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक जो है निगमित कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5वें के गा को। अब ठीक, लिखेंगे उत्तर 5 और गा, गा, उत्तर 5 और गा। उत्तर 5 में गा में हमारे पास क्या है, वृत्ताकार कुंडली, ठीक, क्या दिया इन्होंने, वृत्ताकार कुंडली के लिए व्यंजक करेंगे हम लोग। तो देखो कुंडली के लिए व्यंजक कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या कहा इन्होंने कि एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक जो है उसे निगमित कीजिए। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण हम लोग कहेंगे हेडिंग वृत्ताकार धारा
बाह्य कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार धारावाही मतलब एक वृत्ताकार धारावाही बनाओ और उसमें कुंडली टाइप बनाओ। मतलब अब लोग यूं एक वृत्ताकार, ठीक, एक वृत्ताकार कुंडली बनाएंगे यूं, ये वृत्ताकार कुंडली है, इसमें धारा बहती है। ठीक, अब जैसे मान लो कि इस कुंडली का केंद्र, इस कुंडली में यूं धारा प्रवाहित कराते हैं, इस कुंडली का केंद्र हमने मान लिया O, इस कुंडली का केंद्र क्या मान लिया हमने O, और इस कुंडली के जब भी किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग लिख रहे हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र को लिख रहे हैं किससे हम लोग, B से। उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कोई जरूरी नहीं है। जब इस कुंडली से क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, तो उसके चारों ओर, चाहे इस दिशा की बात करो, चाहे इस दिशा की बात करो, चाहे इस दिशा की बात करो, कोई भी दिशा की बात करो, चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है धाराओं के लिए। ठीक, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। इसके लिए एक सूक्ष्म इकाई को मान लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि इस सूक्ष्म लंबाई को ले रहे हैं और इस सूक्ष्म लंबाई जो है ये हमारे पास डेल्टा यल है। क्या है, डेल्टा यल है। एकांक लंबाई है, एकांक लंबाई से ही तुम लोग ज्ञात करेंगे। जब एक कण के बारे में ज्ञात कर पाएंगे तब टोटल कणों के बारे में हम लोग ज्ञात कर पाएंगे गुणा करके। तो यहाँ से इस कुंडली की जो ये दूरी है हमने मान ली कि ये दूरी है स्मॉल a या r, मान लो, कुछ भी दिक्कत नहीं, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से डेल्टा बी बराबर फार्मूला क्या होता है, डेल्टा बी बराबर फार्मूला होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डेल्टा यल बटे आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, आई डेल्टा यल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये बायो सेवर्ट के नियम। देखो अनसॉल्व सेट पढ़ रहे हैं हम लोग, सिलेबस नहीं पढ़ रहे कि कैसे आया, अनसॉल्व सेट पढ़ रहे हैं, जो जरूरत है बस उसी को ही पढ़ेंगे, एकदम डीपली नहीं पढ़ पाएंगे इसमें, है ना। तो बायो सेवर्ट के नियम को मान लो कि पढ़ चुके हम लोग, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो बायो सेवर्ट अगर किसी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो उसको भी बताएंगे हम, सिंपल है, उतना कठिन भी नहीं है, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम, हाँ, तो बायो सेवर्ट के नियम के मुताबिक हम लोग चल रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर समझना बात यह है कि कोण की अगर बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर ये जो कोण है ये 90 एंगल पर है। तो थीटा का मान अगर हम लोग 90 अंश ले लेते हैं, क्योंकि 90 अंश पर ही अधिकतम लेंगे हम लोग, तो लिखेंगे डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, ये हो जाएगा आई डेल्टा यल बटे आर स्क्वायर साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, तो डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डेल्टा यल बटे आर स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर डी बी डेल्टा बी डी टी डेल्टा टी आ जाए तो उसके लिए हम लोग समाकलन करते हैं। हमेशा क्या करते हैं, समाकलन। तुम लोग कहेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन डेल्टा बी बराबर, ये हुआ हमारे पास म्यू नॉट बटे 4 पाई और आई बटे आर स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा यल ही यहाँ पर चर है तो लिखेंगे हम लोग डेल्टा यल। ठीक, और एक dx का समाकलन होता है x, तो उसी प्रकार एक db का समाकलन केवल b, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर इंटू 1 dl का समाकलन केवल यल। यल क्या है यहाँ पर, परिधि है, यल क्या है, परिधि है। तो यल बराबर हम लोग कहेंगे कि यल बराबर 2 पाई आर, यल बराबर क्या होता है 2 पाई आर। तो फिर यहाँ पर हम लोग
ए नहीं ले रहे हैं, आर ले रहे हैं इसकी त्रिज्या, ठीक है। हम लोग आर से ही ज्ञात कर रहे हैं तो आर ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर बी बराबर हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर इंटू 2 पाई आर। इससे ये कैंसिल, ठीक, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4। बी बराबर म्यू नॉट आई बटे, रुक जाओ, इन्होंने क्या कहा था कि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आर स्क्वायर है, तो एक आर बचा हमारे पास, तो 2 आर, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास, या इसको, चलो इसको ऐसे लिखे, ऐसे रहने दो। और यदि यदि इसमें कई फेरे हो तो यन आई कर देंगे। तो यदि कई फेरे हो तो यन बराबर अगर फेरों की संख्या ले ले तो हम लोग बी बराबर म्यू नॉट एन आई बटे 2 आर ये लिखेंगे अगर कई फेरे हो, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन 5वें के हम लोग करेंगे गा के बाद घा को। घा में हमारे पास 5वें में घा में हम लोग करेंगे तो लिखेंगे उत्तर 5 और घा, उत्तर 5 और घा। 5वें घा में है 2 बिंदु आवेश प्लस 9 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ए दूरी पर है। तो हम लोग कहेंगे Q1 बराबर 9 इलेक्ट्रॉन और Q2 बराबर केवल इलेक्ट्रॉन और दूरी R बराबर ए दूरी पर है। बताइए कि तीसरे बिंदु आवेश Q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रख दिया जाए कि वह संतुलन में हो। वह किस में हो? संतुलन। संतुलन में अगर संतुलन दिखाना होता है तो 0 लेते हैं और संतुलन प्रूफ करना होता है तो बराबर नहीं, संतुलन प्रूफ करना होता है तो 0 प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो अब समझना, जैसे दोनों के बीच हम लोग Q को रख रहे हैं, तो जैसे मान लो कि ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, इनके बीच हम लोग Q रख रहे हैं, ठीक। और दोनों के बीच पहले से क्या दूरी हमें दे दी गई थी? पहले से दूरी हमारे पास ए दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? ए दूरी पर है। तो दोनों की जो दूरी है वो ए सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक। सेंटीमीटर भी नहीं दिया, केवल ए ही दिया गया है, तो हम लोग केवल ए ले रहे हैं दूरी। तो यहाँ पर दूरी x मान लेंगे तो फिर ये दूरी होगी x a माइनस एक्स। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कूलाम बल का फार्मूला लगा देंगे, ठीक। कूलाम बल का फार्मूला क्या होता है? F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बल को कूलाम बल कहते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि F1 बराबर इन दोनों के बीच बल, तो Q1 इंटू क्यू के Q1 बटे क्यू आर स्क्वायर मतलब हमारे पास एक्स स्क्वायर। F2 करेंगे तो इन दोनों के बीच बल, तो हम लोग कहेंगे के Q2 क्यू बटे ए माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि संतुलन की स्थिति में, किस स्थिति में? संतुलन की स्थिति में। तो संतुलन की अवस्था है मतलब हम लोग कहेंगे F1 जो है F2 के बराबर है, तो हम लोग कहेंगे के क्यू Q1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर के क्यू Q2 बटे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू से के क्यू कैंसिल कर लेंगे। क्या Q1 Q2 हमारे पास क्या है? 9 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ये हुआ 9 इलेक्ट्रॉन, हाँ, बटे एक्स स्क्वायर बराबर ये हुआ इलेक्ट्रॉन बटे ए माइनस एक्स स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इसे लिख सकते 3 बटे एक्स का स्क्वायर और ये 1 बटे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। घातों की तुलना, घात खत्म। 3 बटे एक्स बराबर हम लोग कहेंगे ए बटे ए माइनस एक्स। इसे इसके गुणा में ले जाओ, इसे इसके गुणा में ले जाओ, तो हम लोग कहेंगे कि समझना 3 ए माइनस 3 एक्स बराबर केवल एक्स। इसको उधर ले जाओ तो 3 ए बराबर ये हो जाएगा 4 एक्स। तो क्या पूछा इन्होंने?
3a बराबर 4x। इन्होंने पूछा क्या था? इन्होंने पूछा है कहाँ रख दिया जाए, मतलब दूरी। तो दूरी a का नहीं निकालेंगे, x का निकालेंगे। अब 4x, तो हम लोग इसे इसके बटे में ले आओ तो x बराबर हम लोग कहेंगे 3a/4। तो 3a/4 बस, ठीक। इतनी दूरी पर रखेंगे हम लोग, x की दूरी पर। और एक हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दूरी के लिए इसे घटा देंगे a से, ठीक। तो एक और दूरी निकल के आ जाएगी। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या दिया गया हमारे पास? क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है, 5वें घाक अथवा भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, इन्हें परिभाषित कीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में के इंग्या नंबर में ये दिया गया है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए, ठीक है। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी की प्रतिबिंब का बनना, किरण आरेख, केवल चित्र को बनाओगे और चित्र के बारे में आप लोग लिखोगे। तो सिंपल है, जो कि आप लोग अच्छे से तरीके से इसको जान भी चुके होंगे कि इस प्रकार से बनाएंगे हम लोग चित्र को, ठीक है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी और खगोली दोनों को तैयार रख लेना, दोनों पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं, इसको अच्छे से तैयार रखना, ठीक है। तो देखो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो आपके 6 नंबर है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या सेट 1 में भी आप लोग देख चुके हो, ठीक है, 2022 के सेट 1 में। इसके अलावा जो अपवर्तन की व्याख्या है, आप लोग देख सकते हो कि इस प्रकार से अपवर्तन की व्याख्या करोगे आप लोग, ठीक है। निगमन है ये, इसमें व्याख्या पूछा उन्होंने। इसके बाद जो पतली एकल झिर्री विवर्तन विवेचना है, पतली एकल झिर्री जो है आप लोग 2022 के ही सेट 1 में आप लोग देख चुके हो। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में ही हाइगेंस वाला भी नियम क्वेश्चन नंबर 6 में हम पढ़ा चुके हैं। और इसके बाद एकल पतली झिर्री प्रयोग भी हम लोग 6 में पढ़ा चुके हैं, दोनों पढ़ चुके हैं आप लोग पीछे के सेट में। अगर डायरेक्टली इस सेट में आए हो तो उस सेट को जरूर देख लीजिए, उसमें पढ़ा चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 करोगे। 7 में पूछा गया है एक समउत्तल लेंस का व्यास 6, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 7, ठीक। तो लिखेंगे उत्तर 7। 7 में क्या है कि एक समउत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है, ठीक। व्यास जो है वो 6 सेंटीमीटर है, मोटाई 3 मिलीमीटर है, मोटाई जो है ये 3 मिलीमीटर है। और इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस के पदार्थ के प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, एक समउत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले फोकस दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, पहले इसको आपको बताते हैं। लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र, तो हम लोग कहेंगे लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक। यहाँ पर समउत्तल लेंस है, मतलब हम लोग कहेंगे कि जो R1 है वो इन्फिनिटिव है और जो R2 है वो -r के बराबर है। तो 1/f बराबर n-1, ये हुआ इन्फिनिटिव, ये -r, तो हम लोग कहेंगे n-1/r, ठीक। अब यहाँ पर देखो हमारे पास इन्हों दिया गया चाल, हमारे पास दे दिया गया है चाल जो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक काम करते हैं, n बराबर फार्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं, n बराबर c/ν, ठीक। तो n हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, n का मान चाहिए, तो हम लोग कहेंगे c हमारे पास क्या है 3 × 10⁸, ये निश्चित मान है, और ये 2 × 10⁸ दिया गया है, इससे कैंसिल। तो ये n बराबर हमारे पास 1.5, n का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया।
अब हमें चाहिए आर का मान। क्या चाहिए? आर का मान चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे समझना। जैसे सबसे पहले सम उत्तल लेंस की बात की उन्होंने, सम उत्तल लेंस। तो एक सम उत्तल लेंस बना देते हैं आपको। यूं एक समउत्तल लेंस है, ये एक उत्तल लेंस है, ठीक। ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। इन्होंने क्या कहा? त्रिज्या जो है मतलब 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो मतलब त्रिज्या क्या होगी? तो ये मान लो कि गोले का केंद्र है, ये त्रिज्या जो है ये कैपिटल आर है, और मोटाई क्या है? 3 मिलीमीटर है। तो मोटाई को लिया हमने, मोटाई जो है 3 मिलीमीटर है। तो ये जो मोटाई है, ये जो मोटाई है ये लिया 3 मिलीमीटर, जो कि हमने लिया बॉय से, ठीक। तो फिर ये जो दूरी है, अगर इस दूरी को हम लोग आर मानते हैं, तो ये दूरी जो है ये हमारे पास आर माइनस वाई दूरी हो गई है। अब थोड़ा समझना, यहाँ पर हम लोग कहेंगे केंद्र पर मोटाई जो है, मोटाई को तो हमने बॉय से ले लिया और त्रिज्या आर से लिया। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि चित्र से हम लोग कहेंगे कण का वर्ग बराबर चित्र से, हाँ, पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे हम लोग। पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। कण का वर्ग यानी आर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी आर का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर, तो हम लोग कहेंगे आर माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये आर का वर्ग बराबर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ry, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक। इन दोनों को इधर पक्षांतर करके लाओ, तो हम लोग कहेंगे 2ry हमारे पास और कुछ मान तो दिया नहीं गया, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 0 बराबर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ry, ठीक, 2ry। अब यहाँ पर इसे इधर ले आओ, तो हम लोग कहेंगे 2ry बराबर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो वो एक काम करो, इस आर को मान निकाल लो, तो हम लोग कहेंगे आर बराबर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2r, ठीक ना, 2y। तो r बराबर हम लोग कहेंगे यहाँ पर हमारे पास मान दिया गया, क्या कुछ मान, हाँ, मोटाई हमारे पास दी गई। मोटाई क्या है? 3 मिलीमीटर, ठीक। मोटाई जो है ये हमारे पास क्या है? 3 मिलीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो है जो बॉय स्क्वायर है, समझते जाना। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि मोटाई 3 मिलीमीटर है, तो हम लोग कहेंगे जो बॉय स्क्वायर है ये अन्य पदों की तुलना में नगण्य है। बॉय स्क्वायर, बॉय नहीं, बॉय स्क्वायर जो है बाकी तुलना में नगण्य है, ठीक। तो हम लोग कहेंगे आर बराबर आर स्क्वायर बटे 2 बॉय। आर का मान क्या है? आर हमारे पास त्रिज्या है, और त्रिज्या देखो 6 सेंटीमीटर है, तो हम लोग कहेंगे कि आर बराबर हमारे पास क्या है? 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही तो है, सेंटीमीटर में है। और मोटाई जो है 3 मिलीमीटर है हमारे पास। चलो इसको यही रहने दो, मोटाई जो है 3 मिलीमीटर है, तो बॉय बराबर हम लोग कहेंगे 3 मिलीमीटर। तो हम लोग कहेंगे आर बराबर ये हुआ 3 का स्क्वायर 2 इंटू 0.3 लेंगे, मिलीमीटर है ना, तो ये हुआ 990 दशमलव हटा के, और ये 2 इंटू 3, ये काटो 3 तरह का 90, मतलब ये 15। तो आर बराबर हम लोग कहेंगे कि 15। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आर का मान है 15 सेंटीमीटर तो आया हमारे पास, लेकिन इन्होंने हमसे क्या पूछा?
फोकस दूरी पूछा है। अब हम लोग यह आराम से ज्ञात कर सकते हैं, सब मान है हमारे पास। अब हम लोग ज्ञात करेंगे, हम लोग कहेंगे अब 1/यब बराबर यन की जगह लिखेंगे हम लोग 1.5 माइनस 1/15, तो ये हुआ 0.5/15। तो यब बराबर हम लोग कहेंगे कि 15/0.5, दशमलव हटा के 0 बढ़ाओ, 5 तिया 15, तो हम लोग कहेंगे कि यफ बराबर 30 सेंटीमीटर। तो यब बराबर हमारे पास क्या आया, यब बराबर हमारे पास आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो इसी में क्वेश्चन नंबर 7 में के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में है एक समान वैद्युत क्षेत्र के द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी सहायता से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लीजिए, लिखिए। चलो इसको जो है परिभाषा जो है आप लोग बोर्ड पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि इस प्रकार से लिखोगे आप लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा करते हैं। तो 8 का अथवा हमारे पास, अथवा में देखो चित्र हमें दिया गया है, चित्र है तो लिखने सबसे पहले उत्तर 8 और 8 का हम लोग लिखेंगे अथवा। तो उत्तर 8 और अथवा, 8 के अथवा को करेंगे हम लोग। ठीक, देखो चित्र को जो है, चित्र को पहले बना लेते हैं, फिर बाद में आपको समझाते हैं कि क्या क्या है। चित्र में हम लोग चित्र को इधर बनाते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास 2 बोल्ट है, इसके बाद यहाँ 1 बोल्ट है, I1 धारा जा रही है इधर, I2 धारा इधर जा रही है, I धारा जा रही है, यहाँ पर प्रतिरोध लगा दिया 1 ओम का। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर फिर से 1 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। ठीक, यहाँ पर 2 ओम का प्रतिरोध लगाया, 2 ओम का प्रतिरोध लगा, नामकरण कर देते हैं ABCD। ठीक, हाँ, दिए गए परिपथ में शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तो बहने वाली धारा की गणना कीजिए। सबसे पहले हम लोग ऐसे कंडीशन में किरचॉफ का नियम ही काम में लाते हैं। तो हम लोग कहेंगे किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से सबसे पहले 2 बंद परिपथ बनाओ। एक ADCA ले लो, धारा इधर की ओर जा रही है तो ADCA ले लो यूं, और एक बार ABCA ले लेंगे, ABCA ले लेंगे यूं। ठीक, तो समझना सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम लोग बंद पास ADCA में। तो A से D आएंगे, सही डायरेक्शन में आ रहे हैं हम लोग। तो इसमें 1 वोल्ट की बैटरी है तो 1 इंटू हम लोग किससे धारा ले जा रहे हैं, I2 से। ठीक, प्लस फिर ये जाएंगे, इस ये 1 नहीं लिया हमने, इस 1 को लिया है, ये I2 धारा जा रही है तो 1 इंटू I2, फिर इधर से फिर इधर जाएंगे इधर, तो ये जो है ADCA मिलेंगे। ठीक, I3 धारा, अच्छा I3 धारा ये जा रही है इधर, एरो इधर की तरफ है एरो, और ये I3 है। ठीक है, तो यूं जा रहे हैं हम लोग, तो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो लिखेंगे 2I3 बराबर कितने बोल्ट से होकर जा रहे हैं, 1 बोल्ट से होकर जा रहे हैं।
तो ये हमारे पास I2 प्लस 2I3 बराबर 1 समीकरण बना 1। अब त्रिभुज ले लो ए बी, नहीं बंद पाश, अब ले लेंगे बंद पाश ए बी सी ए में ए से बी जाएंगे 2 वोल्ट से होकर जा रहे हैं, ये हमारे पास 1 ओम से जा रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे 1 यानी I1 प्लस 2I3 बराबर 2 वोल्ट से हो जा रहा है, समीकरण 2। समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर जब घटा देंगे तो 2I3 से 2I3 कैंसिल, ये हुआ हमारे पास I2 माइनस I1 बराबर हमारे पास ये घटा देंगे तो -1, समीकरण बना हमारे पास 3। ठीक, अब एक काम करते हैं कि समीकरण, कोई भी समीकरण ले लेते हैं, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर I1 माइनस है, यहाँ पर I1 प्लस है, ये दोनों कैंसिल हुआ, ये आया हमारे पास, रुक जाओ, हमें कुल मिलाकर मान बताने हैं। ठीक, तो एक काम करते हैं हम लोग, जो I3 है इसी को पहले, रुक जाओ, जो I3 को आप लोग देख सकते हो I3 जो है, ये जो I3 इसमें धरा जा रही है, ये I1 और I2 के योग के बराबर है। ये I2 भी यहाँ पर आ रही धारा, I1 भी इधर आ रही है, फिर इससे होकर जा रही है, तो हम लोग कहेंगे जो I3 है वो I1 प्लस I2 के योग के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, I1 को I1 लिखो प्लस 2I1 प्लस 2I2, इसमें I3 का ये मान रखा, 2 का गुणा कर लिया हमने, बराबर 2 हुआ। ये हमारे पास हो गया 3I1 प्लस 2I2 बराबर 2, समीकरण बना 3। ठीक है, या अब इसमें भी I3 का मान रख लो, तो हम लोग कहेंगे I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2 बराबर 1, तो हम लोग कहेंगे ये हुआ हमारे पास 3 नहीं 2 और 1 3I2 प्लस 2I1 बराबर 1, समीकरण हो गया 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 4 अभी ना बनाओ, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। हम लोग करेंगे 2I1 प्लस 3I2 बराबर 1, समीकरण अब हुआ 4। यहाँ पर 2I2, यहाँ पर 2I2, 3 2, तो हम लोग कहेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा करो, और समीकरण 4 में 2 से गुणा करो तो और घटा दो, तो इसमें हम लोग गुणा कर रहे हैं, तो ये गुणा करेंगे 3 से, 3 3 का 9I1 प्लस 3 दूनी 6I2 बराबर 3 दूनी 6, 2 से गुणा करेंगे इसमें 2 दूनी 4I1 प्लस 3 दूनी 6I2 बराबर 2 एकम 2, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ, ये हुआ हमारे पास 5I1, ये हुआ 4, तो I1 बराबर 4/5, तो I1 बराबर भागना खाई 0.0 बड़ा 5 अट्टे 40 एम्पियर। I1 की धारा हम लोगों ने याद कर ली, I1 बराबर हमारे पास 0.8 एम्पियर। I1 का जो मान है वो समीकरण किस में रख दो, I1 का जो मान है समीकरण 4 में रख दो, 4 में रख रहे हैं I1 को, तो 2 इंटू 0.8 प्लस 3I2 बराबर 1, 8 दूनी 16 75 करो, 3I2 बराबर 1 माइनस 1.6। ठीक, तो 3I2 बराबर माइनस ये आया आप 1.6 से 1.0 घटा देंगे तो 6 0.6, तो माइनस 0.6, ये 1 है ना, तो माइनस 0.6, तो इसको उधर 95 बटे में पहुँचा दो, तो I2 बराबर 3 दूनी 6, तो माइनस 0.2 एम्पियर की धारा
ठीक। अब दोस्तों हमारे पास I3 चाहिए हमें। I3 जो है वो I1 प्लस I2 के योग के बराबर है। तो यहाँ पर I3 जो है, I1 क्या है हमारे पास 0.8 से ये घटा दो तो 0.6 एम्पियर की धारा I3 में धारा बहेगी। ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर। पीएन संधि डायोड के अग्रदिशिक अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत से क्या तात्पर्य है? वह पूर्ण तरंग दृष्टिकारी रूप में कैसे प्रयुक्त होता है? परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। आपको बता दें पीएन संधि डायोड में हम लोग ट्रांसफार्मर को काम में लाते हैं। पीएन संधि डायोड में हम लोग क्या करते हैं कि जब ट्रांसफार्मर में दोनों तरफ जो द्वितीयक कुंडली होती है, द्वितीयक कुंडली में पूर्ण तरंग में 2 डायोड लगाते हैं, अर्ध तरंग में 1 डायोड लगाते हैं। तो पूर्ण तरंग में जब दोनों डायोड लगा देंगे तो एक बार डायोड को पीएन संधि डायोड को एक बार ऊपर वाले को अग्र अभिनत करते हैं और नीचे वाले को उत्क्रम अभिनत करते हैं। जब ऊपर वाले को अग्र अभिनत करेंगे तो धारा ऊपर वाले से प्राप्त करेंगे, नीचे वाले से प्राप्त नहीं करेंगे। जब ऊपर वाले को उत्क्रम करेंगे, नीचे वाले को अग्र करेंगे तो नीचे वाले से धारा प्राप्त करेंगे, ऊपर वाले से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी कारण हम लोग कह सकते हैं जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी धारा होती है उसमें हम लोग हर कंडीशन में उस परिपथ से, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ से हर कंडीशन में हर बार हम लोग वोल्टेज को, निर्गत वोल्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है पीएन संधि डायोड। देखते हैं कि सेट 3 में है कि नहीं है, एक बार देख ले। अगर सेट 3 में हो, क्योंकि वीडियो को यहीं तक हम ख़त्म करने जा रहे हैं इसे, अगर सेट 3 में हो तो विस्तार से उसको वहाँ पर बताएंगे मज़ेदार तरीके से। ठीक है। सेट 3 में तीसरे काम में है पीएन संधि। ठीक। तो पीएन संधि को सेट 3 में भी पढ़ेंगे। जो हाइगेंस है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में मिलेगा आपको फिर से एक बार सेट 3 में। ठीक। तो सेट है। इसके बाद जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है, इस प्रयोग से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। इसे आप लोग इस बार स्क्रीन पर ही देख लीजिए। ठीक है। इसको जो है हम दोबारा फिर आपको बताएंगे। ठीक है। क्योंकि अब ज़्यादा लॉन्ग वीडियो कारण इसको हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। स्क्रीन पर देख लो, ऐसे लिखोगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, डाउट मत रखिए। अल्फा कण प्रकीर्णन भी आपको समझाएंगे, आप पीएन संधि को भी आपको विस्तार से दोनों समझा देंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो कमेंट सेक्शन में आ जाओ, कमेंट कर दो कि हमने अध्ययन नहीं की है इसके बारे में, सर बताइए। तो जो है सर आपके लिए आगे वीडियो में इसको ज़रूर बताएंगे। ठीक। कोई दिक्कत नहीं। पीएन संधि डायोड और अदर अल्फा कण प्रकीर्णन अब की बार जब भी आ जाए विस्तार से बताएंगे। वीडियो लॉन्ग की वजह से यहाँ पर हम इसको रोक रहे हैं। ठीक है। बाकी स्क्रीन पर तो प्रोवाइड करा दिए गए हैं, देख तो चुके हो आप लोग। ठीक है। तो बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा इस प्रकार से हर एक सेट में हमसे मिलते जरूर रहिए। ठीक है। किस सेट में दिक्कत है, किस सेट में दिक्कत हो तो ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में आना, कर देना। आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे या जहाँ पर आपको सुविधा मिले वहीं पे प्रोवाइड करा देंगे क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक। टेक ए स्क्रीन शॉट।